Okay, so chapter 6 understanding chapter है understanding our criminal justice system, and in this chapter some part of the story covered, I think, है ना? तो Yes. सब Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, 1 मिनट में आप लोग मुझे फटाफट बता दीजिए कि हु वॉज शांति, शांति कौन थी, कौन था, मुझे कौन बताएगा? हाँ सर, मेड सर एक मेड थी। सर मिस्टर शिंदे की मेड। ओके सर ओके मिस्टर शिंदे की मेड थी सर। ओके ओके, एंड हु वॉज मिस्टर शिंदे? सर मिस्टर सर मिस्टर शिंदे Mr. Shinde's husband. ओके मिसेस। और स्टोरी का मेन कोई मुझे क्लू बताएगा, स्टोरी किस पर डिपेंडेंट थी? गोल्ड चैन के ऊपर। गोल्ड चैन के ऊपर, वेरी गुड। तो अच्छा, इसमें एक सब इंस्पेक्टर राव भी एक रोल आया था ना, सब इंस्पेक्टर राव का? यस सर। उनका Yes, क्या रोल sir. था, क्या किया था उन्होंने, क्या शांति किया को था जेल उन्होंने? उसका एक इंस्पेक्टर का रोल था सर, एक किसी को किसी को अरेस्ट arrest करना, इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर का रोल। तो इंस्पेक्टर का रोल था। तो सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर का रोल था। क्या किया था उन्होंने? मिस्टर सिंधे ने रिपोर्ट किया था तो उन्हें पकड़ के ले गए। सर उन्होंने शांति को, सर, शांति के ब्रदर को सर जेल में डाल FIR दिया लिखी था। थी और Yes, sir. शांति को अरेस्ट किया था। यस सर, शांति को, और सर उसके शांति भाई को को भी arrest जेल में डाल दिया था। वेरी गुड वेरी गुड, शुभ अग्रवाल। भाई को भी आपने बता दिया कि हाँ उसके भाई को भी कर लिया था, ठीक है, ये बात भी आपने यस सर, बताया। भाई को बुलाया। तो बाकी सभी को सभी की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सभी को स्टोरी समझ में आ गई, छोटी सी, है ना? तो Yes, sir. अभी चैप्टर भी बड़ा इजी है, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे? यहीं तक शायद डिस्कस हुआ था क्या? Yes, sir. Yes, sir. हम्म यस सर। देखें हुआ क्या फाइनली फिर कि जब हमने बात किया हुआ था कि ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल तो शांति आफ्टर मंथ, 1 महीने के अंतराल में बेल मिलती है, बट क्या होता है कि शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड सिक्योरिटी फॉर हर ₹20,000। उसके पास, उसके साथ में खड़े होने के लिए, मैंने आपको बताया था कि जब बेल ऑर्डर कोर्ट पास करती है तो कोई ना कोई एक वारंट, एक गारंटी लेने वाला व्यक्ति साथ में खड़ा होता है, तभी उसको जेल से बाहर छोड़ा जाता है। तो कल के दिन अगर वो जेल में वापस नहीं आए तो फिर उसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है कि भाई कहाँ है तो आपका आदमी जिसकी आप गारंटी ले रहे थे। तो कोर्ट ऐसे नहीं जेल से किसी को बाहर दे देती है, जमानत लेने पर कोई ना कोई व्यक्ति को पहले से ही उसका एड्रेस प्रूफ और सारा उसकी गारंटी ले लेती है कि अपनी जिम्मेदारी पर हम, आपकी जिम्मेदारी पर हम उनको कुछ दिनों के लिए इसलिए छोड़ रहे हैं जिससे ये अपने लिए सबूतों को इकट्ठा कर सकें, एविडेंस को इकट्ठा कर सकें, क्योंकि वो उसका राइट है, वो उसका अधिकार है, तो उसको दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक गारंटी दी जाती है। तो यहाँ पर शांति की तरफ से कोई खड़ा नहीं हो रहा है ना? सर शांति के भाई ने गारंटी, है ना? तो शी इज अ वेरी अच्छा, ये हो सर चुका था। शांति हाँ हाँ, तो व्हाट विल हैपन टू मी, अब देखिए शांति जेल में है, वो सोच रही है कि व्हाट विल हैपन टू मी एंड आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड एट आई एम बीइंग बास्ड जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट्स मी एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग विल आई एवर गेट इट बैक? यस नंदिनी, क्या पूछना है? सर शांति का ब्रदर उसकी सिक्योरिटी नहीं ले सकता था? शांति का ब्रदर बिल्कुल ले सकता था, उसने लिया भी बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में जब उसने कहा इस चीज को तो उसको जेल में डाल दिया गया था, है ना? अब देखेंगे नेक्स्ट, इसमें है नेक्स्ट डेट। देखिए डेट बाय डेट आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 23/8/2006 है और यहाँ पर 14/9/2006 है, मतलब उसके आगे क्या हुआ है ना, इतना पीरियड, टाइम पीरियड लग जा रहा है। द पुलिस फाइल चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब पुलिस ने काम क्या किया? पुलिस का काम क्या था? पकड़ना था, उसने पकड़ लिया, जाके उसको जेल में डाल दिया, है ना? और जब आरोप तय हो गए कि हाँ शांति ही, पुलिस को अपनी तरफ से लग गया कि हाँ शांति ही क्या है,
चोर है और उसने ही चुराया हुआ है, और तो पुलिस दोष अपने हिसाब से मान तो सकती है, उसको लग रहा है, उसको फील हो रहा है, उसको कुछ एविडेंस भी मिल गए हैं, लिफाफे के रूप में 10,000 रुपीज मिलना और मिस्टर शिंदे और उसका जिस तरह के बयान आना, उससे कंफर्म हो गया था कि शांति ही चोर है। तो जब इतना कंफर्म हो जाता है तो पुलिस क्या कर रही है, कोर्ट में चार्जशीट कर रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के तय करने मात्र से ये नहीं कंफर्म हो जाएगा कि शांति चोर है, ये पुलिस कर रही है ना, और पुलिस का डिसीजन मानकर किसी व्यक्ति को सजा नहीं मिलती है। ये बात आप लोगों को पहले ही मैंने बताया हुआ है। लेकिन पुलिस अपने बिहाफ में संतुष्ट हो रही है, सेटिस्फाई होकर। अब देखिए, चार्जशीट का मतलब यही होता है, चार्जशीट का मतलब यही होता है कि शांति के ऊपर जो जो भी चार्ज लगे हैं उसकी एक शीट बनाकर, एक पेपर तैयार करके कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है मैटर। अब ये मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ही तय करेगी कि रियल में दोषी कौन है। ठीक है, इस बात को भी आप ये सारी प्रोसेस याद रखेंगे, किस तरह से लोग पहुंचते हैं कोर्ट में। द कोर्ट गिव्स अ कॉपी। अब देखिए, कोर्ट जैसे ही पहुंचे तो कोर्ट ने सबसे पहला काम क्या किया, ये भी आपको लर्न होना चाहिए कि कोर्ट के पास जब पुलिस के द्वारा कोई चार्जशीट पहुंचती है तो जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, जो व्यक्ति आरोप तय कर रहा है, लगा रहा है, उसको तो कोई कॉपी नहीं मिलेगी। लेकिन जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, देखिए क्या कर रही है, द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ चार्जशीट, यानी इस चार्जशीट की कॉपी किसको मिल रही है, इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस टू शांति। ठीक है ना, चार्जशीट भी, चार्जशीट के साथ में जो शांति के खिलाफ जो गवाह हैं वो भी, वो सारी बातें शांति को बताई जा रही है। किसके द्वारा बताई जा रही है, कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ये बता रही है कि आपके ऊपर इन इन व्यक्तियों ने बयान दिया है, पुलिस ने आपके खिलाफ ये वाली FIR दर्ज किया है, इतने लोग आपके खिलाफ गवाह के लिए खड़े हो रहे हैं। एक कॉपी प्रिंट आउट उसको शांति को दे दिया जाता है, या शांति के भाई को, शांति के पक्ष, शांति का मतलब शांति के भाई को ही समझे, यानी उनका एक पक्ष समझे आप, उनको दे दिया गया। कोर्ट चाहती तो यहां नहीं भी दे सकती थी, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि कोर्ट भी किसके अकॉर्डिंग चल रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए उसको सबको ये पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट के पास जाएगी, कोर्ट सुनेगी नहीं, उनको बताएगी नहीं और बस सीधे डिसीजन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसको भी मौका मिले, वो भी उन गवाहों के विपक्ष में उनकी तोड़ के लिए अपने एविडेंस इकट्ठा कर सके। इस वजह से शांति को दिया गया। शांति टेल्स, बताती है कोर्ट को, दैट शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस कॉज केस ऑफ थेफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि यहीं से आपको एक बात समझ में आएगी। शांति के पास जैसे ही ये मामला कॉपी पहुंचती है कि मेरे खिलाफ कितने लोग खड़े हो गए हैं और मेरे ऊपर ये आरोप तय हुए हैं। चार्ज का मतलब आरोप ही होता है, जो मैं बार बार आपको आरोप बोल रहा हूँ उसको चार्ज भी कह सकते हैं आप। उन्हीं आरोपों की जो लिस्ट है वो दी गई है। शांति कोर्ट को साफ साफ बता देती है कि मेरे पास तो भैया कोई लॉयर ही नहीं है तो डिफेंड करने के लिए। डिफेंड का मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं ना, कि आरोप लग रहे हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगा रहे हैं आप, तो उसको भी डिफेंड करने का अधिकार है। याद रखिएगा, उसको भी डिफेंड करने का अधिकार है, बचने का अधिकार है। तो कह रही है, शांति बताती है कि कोर्ट से कहती है कि शी हैज नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस कॉज। मुझे इस जो मेरे खिलाफ चोरी का आरोप लगाया ना गलत तरीके से, मेरे पास कोई भी लॉयर नहीं है। तो अब क्या बताइए आप मुझे, क्या शांति को लॉयर नहीं मिलेगा? मिलेगा, सर मिलेगा, मिलेगा सर। और किसकी तरफ से मिलेगा? किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, अभी जो फाइल दायर हुई है उसमें आरोप किसके ऊपर लगे हैं? शांति के ऊपर आरोप लगे हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट लॉयर होता है, सरकारी वकील जो होता है, गवर्नमेंट लॉयर होता है, वो पहले किसके पक्ष की तरफ से? वो तो उनके पक्ष की ओर से खड़ा होगा ना, जिसको अभी हम लोग शांति की तरफ हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो हमें समझ में बातें कम आ रही हैं। आप ये समझें कि मान लीजिए शांति, एक मिनट के लिए सोचे कि शांति ही चोर होती तो फिर क्या होता। तो यहाँ याद रखिएगा, आपको अगर कोई शिकायत हुई है, आप कोर्ट जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट वाला जो एडवोकेट है वो आपकी तरफ से लड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जो सरकारी वकील है
जिसको हम लोग गवर्नमेंट एडवोकेट हम बोलते हैं, सरकारी वकील बोलते हैं, वो आपकी तरफ से खड़ा होगा, ठीक है ना। अगर आप लेना चाहते हैं तो, अगर आप प्राइवेट कोई एडवोकेट करना चाहते हैं तो शुरू से प्राइवेट एडवोकेट भी आप लोग हायर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आपकी तरफ से खड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर केस कैसा है, यहाँ पर केस कुछ ऐसा हो गया है कि मिस्टर शिंदे ही पहले आरोप लगा दिए हैं, तो इसलिए मिस्टर शिंदे की तरफ से गवर्नमेंट वकील खड़ा हो गया है। अब शांति की तरफ से देखते हैं कौन सा वकील आता है। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स द एडवोकेट कमला रॉय एज अ शांति डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मजिस्ट्रेट क्या कह रहे हैं, यानी जो जज हैं, जज जो होते हैं वो हायर लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, जो लोअर लेवल पर होते हैं वो मजिस्ट्रेट भी होते हैं, उनको हम लोग मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट कहते हैं, मजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं एडवोकेट कमला राय। कमला राय नाम की एक एडवोकेट हैं, याद रखिएगा इस नाम को भी, कि कमला राय किसकी तरफ से खड़ी होने जा रही हैं, शांति की तरफ से एडवोकेट बनने जा रही हैं। एडवोकेट वो है बट गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने अपॉइंट कर दिया है कि आपको शांति के डिफेंस में, भाई शांति के ऊपर आरोप लग रहे हैं, चार्ज लग रहे हैं, तो उसकी तरफ से भी डिफेंस में, तो उधर से जिसके ऊपर चार्ज लगते हैं वो जब अपनी तरफ से कोई चीज लाता है तो उसको डिफेंस बोलते हैं, उसको हम डिफेंस बोलते हैं, क्योंकि वो डिफेंस कर रहा है। जैसे आप किसी के ऊपर कोई तलवार चला रहे हैं तो वो अपने डिफेंस में क्या रखेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो ये हो गया डिफेंस लॉयर, तो डिफेंस लॉयर कौन से हुए, कमला रॉय हो गई, ये डिफेंस लॉयर हो गई। किस खर्च पे आ रही है, एट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, यानी इसका खर्च कौन उठाएगा, सरकार उठाने जा रही है। यानी कि अब बात समझिएगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके सारे खर्च, भाई एडवोकेट है, मेहनत करेगा, तैयार करेगा, सारा एविडेंस प्रिपेयर करेगा, डेली सबूतों को इकट्ठा करेगा, डेली आकर बहस करेगा, चिल्लाएगा, तो उसके लिए भी तो उसकी फीस कुछ होगी ना, वो गवर्नमेंट पे करेगी, क्योंकि शांति जो पे करने के लिए पैसा है वो उसके पास उतना पर्याप्त नहीं है, उसने शुरू में ही कह दिया है। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट बात दी गई है, आप इसको ब्रैकेट में कर लें चाहे, या इसको टिक कर लें, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं, और इसको आप लाइफ टाइम इसको याद भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इस पूरी स्टोरी से निकलकर एक जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है वो आ रही है, जो सीखने लायक बात है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22, अभी आपने ऊपर आर्टिकल 21 पढ़ा था, एक जगह मैंने आपको पढ़ाया था, उसको लर्न कर लेंगे। यहाँ पर आर्टिकल 22 पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इसी तरह से आपको आर्टिकल सारे याद हो जाएंगे, अलग से बैठकर याद नहीं करना पड़ेगा, जहां जहां आर्टिकल मिलते जाते हैं बस उन्हीं को आप याद करते जाइए। देखिए क्या दिया है आर्टिकल 22 में कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो आर्टिकल 22 है ये कहता है कि एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर, यानी भारत में रहने वाला वो प्रत्येक व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है क्या करने के लिए, डिफेंडेड बाय ए लॉयर, यानी भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि जब जब उसके ऊपर चार्ज लगे, कोई झूठा आरोप लगाए या सही आरोप लगाए, दोनों तरह से हो, तो उसको डिफेंड करने के लिए एक लॉयर की सुविधा देता है फंडामेंटल, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है, आपसे कोई ये नहीं कर सकता। आप भले ही कोई, आप मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या अपराधी होता है तो क्या वो लॉयर नहीं रखता है, रखता तो है ना, क्यों, क्योंकि उसको फंडामेंटल राइट है अपनी बात प्रस्तुत करने का, ठीक है ना, वो लॉयर रख सकता है। तो ये आपको आज से ये भी पता चल गया कि आर्टिकल 22 हमें ये राइट देता है कि फंडामेंटल राइट हमें मिला हुआ है डिफेंडेड बाय लॉयर, कि हम अपना लॉयर रख सकते हैं, इसका अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। आगे क्या एक बात दी है उसको भी अंडरलाइन करेंगे, आर्टिकल 39 तो है, लेकिन 39 का ए, यानी 39 का पार्ट ए, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस द ड्यूटी अपॉन द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के लिए एक ड्यूटी देता है, राज्य की जिम्मेदारी देता है, टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनेबल टू एंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो आपको अपना एक लॉयर रखने का तो राइट है, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, आप गरीब हैं या आप सक्षम नहीं है, आपको कोई समस्या हो रही है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आर्टिकल 39A में कहा गया है, हालांकि 39A आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, 39A आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन राज्य की ये ड्यूटी निर्धारित करता है, ड्यूटी बताता है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, स्टेट का कर्तव्य होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ये ड्यूटी होगी कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी भी तरह से डिसेबल है, गरीब है,
तो क्या करे, राज्य उसके लिए एक लॉयर की सुविधा प्रदान करे, स्टेट क्या करे, उसके लिए एक लॉयर की सुविधा प्रदान करे, ये स्टेट की भी ड्यूटी है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में और थोड़ा बाकी जो आर्टिकल्स हैं उसमें बीच में डिफरेंस यही है, ये जो आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये आपका क्या है, ये डीपीएसपी है आपका। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आप साइड में कहीं पर अंडरलाइन करके यहाँ पर ऐसे एरो बनाकर इधर नोट कर लीजिए कि ये दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक पार्ट है। ये आपको फंडामेंटल राइट नहीं है, और यही कारण है कि जब ये फंडामेंटल राइट नहीं है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। अब राज्य की ड्यूटी है, राज्य नहीं कर रही है तो आप क्या करेंगे, राज्य से लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो आपको फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 22, इसके खिलाफ आप लड़ाई भी कर सकते हैं, कोर्ट तक जा सकते हैं, कोर्ट आपकी बात सुनेगा। क्यों? क्योंकि यही कोर्ट, ये आपका फंडामेंटल राइट से देखिए साफ साफ दिया है, और इसमें आप एक लॉयर रख सकते हैं। राज्य कोई नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये उसकी ड्यूटी है, उसको करना चाहिए, नहीं कर रहा है लेकिन आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। दोनों बातों में डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन आप एक लॉयर रख सकते हैं, ये कंफर्म है। अगर आप कोर्ट में जाके बोल देते हैं कोर्ट में कि मेरे पास कोई लॉयर नहीं है, तो कोर्ट आपको एक लॉयर प्रोवाइड कराती है, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। भले ही वो उसका खर्चा सरकार उठाएगी, लेकिन आपको एक लॉयर प्रोवाइड कराएगी। सरकारी वकील आपको तब मिलता है जब आप ही पहले कंप्लेन करते हैं किसी बात के लिए, जब आप ही कंप्लेन करते हैं, आप ही पीड़ित होते हैं, आपको कोई समस्या होती है, आप ही एफआईआर दर्ज करने जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको जो सरकारी वकील होता है, गवर्नमेंट वकील, वो आपकी तरफ से पहले खड़ा हो जाएगा। राज्य जो है अपनी तरफ से गवर्नमेंट वकील आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन हो सकता है कि कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लगा रहा हो, ऐसे केसेस में आप फंस गए तो भी आपको एक लॉयर मिलता है। दोनों ही केसेस में आपको पता चल चुका है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, यस सर। दोनों ही केसेस में आपको लॉयर मिल जाएगा। पहला वो इस कहानी को भूल जाएं, अगर 1 मिनट के लिए इस कहानी को 1 मिनट के लिए भूल जाएं, तो पहला आपको लॉयर 2 तरह से मिलेंगे। पहला तो अगर आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, आपको कोई समस्या हुई है, आप ही पहले जा रहे हैं, तो आपने अगर प्रॉब्लम आपको हुई है, तो जो प्रॉब्लम जिसको होती है उसी को पहले गवर्नमेंट एडवोकेट मिल जाता है। यहाँ पर मिस्टर शिंदे को प्रॉब्लम हुई, गले का हार चोरी तो हुआ ही है, जो गोल्ड चेन चोरी तो हुई ही है, समस्या तो है भाई, टेंशन तो होगी। अब शांति चुराई है कि नहीं चुराई, ये बात अलग मैटर है, लेकिन प्रॉब्लम किसको हो रही है, मिस्टर शिंदे को हो रही है। तो इसलिए पहले राज्य सरकार गवर्नमेंट वकील किसको हायर कर देगी, प्रोवाइड करा देगी, मिस्टर शिंदे को। ठीक है ना, शिंदे को। लेकिन केस जब यहाँ पर तब आ गया जब शांति ने भी कह दिया कि मेरे पास तो लॉयर ही नहीं है, तब यहाँ पर क्या एक ही लॉयर की तरफ से मुकदमा चल जाएगा क्या? नहीं, 2 जब लॉयर खड़े होंगे, अब दोनों पक्षों से खड़े होंगे, तभी उस मामले को आगे बढ़ाया जाता है। बात को आपको कहना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। यस सर अगर हम खुद लॉयर की पढ़ाई किए हो, और सर अगर हम खुद अपना लॉयर बनना चाहे तो बन सकते हैं सर। क्या बेटा? सर जैसे हम अगर खुद लॉयर हैं और हम अगर अपनी ही तरफ से लड़ना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका भी राइट है। आपको नहीं भरोसा है किसी के ऊपर, आपको किसी के ऊपर नहीं भरोसा है, आप खुद ही अपना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सर, खुद भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल, आगे आते हैं सर। यस सर अगर जिसने पहले कंप्लेन की है उसे गवर्नमेंट लॉयर नहीं चाहिए, प्राइवेट चाहिए, तो हो जाएगा? बिल्कुल ले सकता है, प्राइवेट के लिए तो छूट ही है, मत लीजिए आप। ये तो बात हम बता ही चुके हैं। सर जो गवर्नमेंट वकील होते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते क्या? बिल्कुल अच्छे होते हैं। किसने कह दिया कि अच्छे नहीं होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों का भ्रम है। तो सर सभी लोगों का भ्रम है ये कि अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। सर कुछ लोगों का वीडियो बंद है सर। देखिए यहाँ पर क्या है, एडवोकेट, हाँ थोड़ा शांत रहेंगे, क्लास को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। एडवोकेट कमला राय मीट्स शांति ने कोर्ट। अब देखिए क्या होता है, जब ये मामला होता है तो उसको कमला रॉय अपॉइंट कर दी जाती है, और एडवोकेट कमला राय मीट्स शांति इन द कोर्ट। और यहाँ पर जैसे ही मिलती हैं तो बताती हैं कि हियर माय केस पेपर्स आई हैव बीन फॉल्सली, है ना,
accused of stealing my employer's gold chain. तो यहाँ पर कमला राय कहती हैं कि they found ₹10,000 in the Santi's trunk and said, अच्छा ये कहते हैं कि भाई कहते हैं कि they found ₹10,000 in the Santi's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain, but this money we have been saving up together. ये वही बात रिपीट कर रहे हैं कि हम तो इसे, अब वो अपने जो उनका एडवोकेट है उससे बातचीत करेंगे ना, उसको अपनी सारी बात बताएंगे, वही सारी बात बता रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मामला आगे कोर्ट में पहुंचता है। द कोर्ट फ्रेम्स द चार्ज ऑफ थेफ्ट मिस्टर सिंधेज गोल्ड चेन एंड पोसेशन ऑफ मनी ₹10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। यहाँ पर वो कहते ही है, इधर ये उसके ऊपर आरोप लगता है और यहाँ शांति देखिए कह भी रही है कि आई प्लेड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नाम याद रख लीजिएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्हीं को हम सरकारी वकील बोल रहे हैं, अभियोजन पक्ष बोल रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, किसके बिहाफ में आ रहे हैं? स्टेट के बिहाफ में आ रहे हैं। और स्टेट किसका पक्ष ले रहा है? ये अभी मिस्टर सिंधे का पक्ष ले रहा है, क्योंकि मिस्टर सिंधे ही, उनको ही तो समस्या हुई है, उनको ही तो समस्या हुई है ना। तो जिसके ऊपर चार्ज लगते हैं वहां से पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आता है भाई, उसके ऊपर तो चार्ज ही लग रहे हैं, तो उसके ऊपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक का मतलब समझ रहे हैं ना, पब्लिक का मतलब जनता का प्रोसिक्यूटर, जनता की तरफ से लड़ने वाला। तो पहली समस्या जिसको पहली प्रॉब्लम हो रही है वहां से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जा रहे हैं। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस, जो होते हैं किसके बिहाफ में आते हैं? तो ऑप्शन में स्टेट रहेगा, सेंटर रहेगा, लोकल रहेगा, तो आपको स्टेट, जो एक ही ऑप्शन याद रहता है वो भी याद रखेंगे आप। He presents Mr. and Mr. Sindhe as a key witness. अब देखिए वो कहते हैं कि he presents Mr. Sindhe, उनको बुलाते हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूट और की विटनेस के रूप में। भाई अपने भी व्यक्ति से तो पूछेंगे ना, भाई आपने हमें बता दिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से लोग कभी मिले होंगे, आपस में बता दिए, लेकिन कोर्ट के सामने सब कुछ फिर से बोलना जरूरी होता है। क्या बात है, क्या मैटर है, कोर्ट के सामने सब कुछ आपको बोलना जरूरी है। सारी बातें वही रिपीट कर रही हैं, फिर से देखिए सारी बातें वही रिपीट कर रहे हैं कि मेरी चैन उसने, शांति ने चुराई है। नेक्स्ट एडवोकेट, अब रॉय की बारी आती है। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन कर सकती हैं। अब देखिए क्रॉस एग्जामिन का मतलब ये होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने मिस्टर सिंधे को बुलाया और कहा कि आप अपनी बात कोर्ट के सामने रखिए। उन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या कमला रॉय उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा बुलाए गए मिस्टर सिंधे से क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हैं? पूछ सकती है ना, बात तो कर सकती हैं। एक एडवोकेट जो होगा वो अपने भी जिस पक्ष से वो लड़ रहा है उस पक्ष से भी बात कर सकता है, साथ ही जो दूसरे पक्ष के एविडेंस आ रहे हैं, गवाह आ रहे हैं, विटनेसेस आ रहे हैं, उस पर भी डिस्कशन बहस कर सकता है। इस बात को भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट एडवोकेट रॉय एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिस्टर सिंधे। मिस्टर सिंधे से पूछती हैं, कौन पूछती हैं? रॉय। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछती हैं। So that what you are basically saying is that you did not see the Santi steal the chain. कहती हैं कि आपने शांति को चेन चुराते हुए देखा। Nor did you recover the chain on Santi, है ना? Nor did you recover the chain Santi. Also in 3 years that she has worked for you. वो 3 सालों से आपके यहाँ काम कर रही है। And nothing has been stolen from the house. आपके घर से एक भी चोरी नहीं, जब से 3 साल से काम कर रही है। So you were also regularly paying her ₹1,000 as a salary each month. और आप उसको ₹1,000 सैलरी भी तो दे रहे हैं एवरी मंथ। वो कहाँ जाएगा? वो भी तो कलेक्ट कर रही होगी ना। उसके कहने का मतलब ये था। तो अब पूरी इन बातों से देखिए क्या होता है, शॉर्ट में बता समझ लीजिए कि एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील। एडवोकेट जो रॉय है सुशील से भी पूछती हैं एंड हिज एम्प्लॉयर एज अ डिफेंस विटनेस, और अपनी जो एम्प्लॉयर है उनसे अपनी डिफेंस को भी सामने बुलाती हैं, उनसे भी पूछती हैं। Through this testimonies she is able to show, और इस प्रकार से इन जो टेस्टिमनीज का मतलब है कि पूरी घटनाओं से बात तय हो रही है, she is able to show, वो दिखाने में सक्षम हो जाती हैं that the ₹10,000 found in the Santi's trunk could well be the earning of Sushil and Santi। तो इस बात को प्रूव करने में कमला राय सफल हो जाती हैं कि जो ₹10,000 हैं ये शांति के ही हैं, शांति और सुशील इन दोनों की मेहनत से हैं, इनकी सेविंग से है। तो इस तरह से कोर्ट में आप देख रहे हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जरूर बुलाया, उन्होंने जरूर कहा, लेकिन जैसे ही डिफेंस लॉयर कमला रॉय आती हैं शांति का पक्ष लेते हुए, उन्हीं से मिस्टर सिंधे से पूछते, तो सिंधे जो मिसेज वाइफ है मिस्टर सिंधे की, मिसेज सिंधे हैं, वो भी चुप हो जाती हैं इस बात पर कि आप उनको 1 मंथ की सैलरी भी तो दे रही हैं और अभी तक चोरी तो नहीं हुई।
तो कैसे आप उसको डायरेक्टली आप ये तय कर सकती हैं कि नहीं वही चोरी की हुई है ना। अब देखिए एज अ ट्रायल द नेयरिंग कॉम्प्लेशन सुशील लर्न दैट इंस्पेक्टर शर्मा। अब देखिए इंस्पेक्टर शर्मा का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा है। ट्रायल पास का ही एक कुछ घटना होता है और इसमें देखिए सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा हैज बस्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन हु हैव बीन स्टीलिंग द ज्वेलरी फ्रॉम द सिंडेज नेबरहुड। पता चलता है कि सिंडे के पड़ोस में भी चोरियां हुई हैं सोने की, है ना, ज्वेलरी की, गहनों की चोरी हुई है, जिसमें एक यंग गैंग का हाथ है, एक समूह है नए नए लड़कों का, वही सबके घरों में चोरी कर रहा है। तो सम ऑफ मिस्टर सिंधेज सन फ्रेंड्स पार्ट ऑफ दिस गैंग। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें मिस्टर सिंधे का जो लड़का है, मिस्टर सिंधे का जो बच्चा है और उसके जो दोस्त हैं वो भी इस गैंग के पार्ट हैं। अब बताइए, है ना, मिस्टर सिंधे के ही घर में चोर हैं, उनके बच्चे ही चोरी कर रहे हैं, तो चोरी है ना, निश्चित, है ना। अब देखिए क्या हुआ, मिस्टर सिंधेज चेन हैज बीन फाउंड ऑन देम, और उसी गैंग को जब पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा तो पुलिस ने देखा कि इनके पास क्या क्या है, तो उसमें गोल्ड चेन भी मिली। तो सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय, ये बात सुशील अपने वकील को तुरंत बता देता है। अब देखिए केस मामला कोर्ट में चल रहा है, चोरी उधर पकड़ी गई, सुशील को पता चला, सुशील भागता हुआ दौड़ता हुआ आया, अपने वकील के पास गया कि मैम ये बातें भी हैं और कुछ खुलासा हो गया है। वो बात देखिए जब एडवोकेट राय को पता चलती है तो एडवोकेट राय इसको तुरंत कोर्ट के सामने अगले ही दिन जब सुनवाई होती है तो एडवोकेट रॉय अपनी बात को कहती हैं। नाउ कॉल इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाती हैं एज ए डिफेंस विटनेस में, डिफेंस विटनेस मतलब शांति के पक्ष से, जब भी डिफेंस वर्ड आ जाए मतलब शांति के पक्ष की तरफ से। इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू फाउंड, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ। देखिए सब जानती हैं, ये सब जानती हैं क्योंकि इनको सुशील बता चुका है, लेकिन फिर भी कोर्ट के सामने इनसे बुलवा रही हैं, तो बताते हैं कि हियर इज द चेन दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय मिस्टर सिंधेजर एंड वी बस्टेड अ गैंग ऑफ बॉयज। हमने गैंग ऑफ बॉयज, लड़कों का एक झुंड, है ना, जो है गैंग है, उसको भंडाफोड़ किया उसका, है ना, हु हैड स्टोलन दिस चेन, जो चेन चुराया हुआ था। दिस बॉय हैज एडमिटेड दे स्टोल द चेन। अब देखिए उसको दिखाया जाता है, जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल विटनेस आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा। इंस्पेक्टर शर्मा के सारे बयान सुनकर, टेस्टिमनी का मतलब सारे बयानात सुनकर, एडवोकेट रॉय अर्ग बिफोर द जज एंड दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड द शांति इज इनोसेंट। उसने बताया कि शांति देखिए इनोसेंट है ना, और उसको छोड़ देना चाहिए। शांति जो है हैवी एक्टिवेटेड द चार्ज थेफ्ट, शांति के ऊपर जो चोरी का आरोप लगता है वो हटा दिया जाता है। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू ₹10,000, उसको 10,000 रुपए भी वापस कर दिए जाते हैं, दैट दे सील्ड, जिसको सील किया गया था। एंड इन माय रिटन जजमेंट, और ये रिटन जजमेंट निकाला जाता है, भाई अब ये चोर नहीं है। एंड आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू हाईलाइट, और इसके अलावा देखिए कोर्ट और क्या कर रही है, एसआई राव, याद रखिए जो इंस्पेक्टर राव थे जो शांति को पकड़ ले गए थे, बिना किसी ज्यादा पूछताछ के उसको पकड़ कर ले गए थे, थोड़े से ही मात्र संदेह मात्र पर उसको, महिला को पकड़ कर ले गए थे। एसआई राव को भी डांटती है, इन कंडक्टिंग सच अ स्टडी इन्वेस्टिगेशन मेड यू स्पेंड टाइम इन अ जेल। जो भी उसने जेल में टाइम स्पेंड किया उसके लिए मिस्टर राव को डांट फटकार लगाती है कि दोबारा से अगर कभी ऐसी बात आई तो आपकी नौकरी पर खतरा हो सकता है। कुल मिला के उसके कहने का मतलब कोर्ट का यही था कि आप बिना किसी तथ्य से, जो आप जब तक आपका मजबूत नहीं है, आप किसी व्यक्ति को इतना जल्दी आप जेल में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए स्टोरी आपकी फिनिश हो जाती है, लेकिन इसी स्टोरी से रिलेटेड आपकी ये पूरा चैप्टर होगा। तो चैप्टर भी थोड़ा सा ये है, मुझे उम्मीद थी कि आज फिनिश हो जाएगा, बट थोड़ा सा समझाने में टाइम ज्यादा निकल जा रहा है मेरा। अब आप लोग समझिएगा, कल मैं आपसे पूछूंगा कि देखिए पुलिस यहाँ पर व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस है, वो आप पढ़िएगा कि पुलिस का क्या रोल होता है, क्या क्या करती है पुलिस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने आपको बता ही दिया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं, डिफेंस लॉयर किसे कहते हैं, और जजेस किन्हें कहते हैं, जजेस के बारे में भी कल पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इन चारों के बारे में एक बार फिर से कल चर्चा हो जाएगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप लोगों को समझ में आया होगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, गवर्नमेंट सरकारी वकील होता है ना, जो पीड़ित होता है, जिसको समस्या होती है, उन्हीं के बिहाफ में ये खड़े हो जाते हैं, लड़ाई करते हैं, है ना। लड़ाई करने का मतलब बातों से, तथ्यों से। डिफेंस लॉयर उसको मिलता है जिसके ऊपर आरोप लगते हैं, चार्ज जिसके ऊपर लगता है, उसको बचाव के लिए कोर्ट क्या कर देती है, एक लॉयर भी प्रोवाइड करती है। अगर वो नहीं चाहता, प्राइवेट चाहते हैं तो वो भी दोनों ले सकते हैं,
दोनों ही पक्ष प्राइवेट ले सकते हैं, प्राइवेट में ही बहस हो सकती है। जरूरी नहीं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पर आप लोगों को मिले। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप लेना चाहें तो लीजिए, नहीं लेना चाहें तो मत लीजिए। या अगर आपको डिफेंस लॉयर में आपके पास आप वकील नहीं है, आप प्राइवेट वकील करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो दोनों पक्षों से आपको छूट है, लेकिन जो एक सिस्टम है वो सिस्टम आपको पढ़ाया जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके लिए ये दोनों खड़े रहेंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग जो स्टोरी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब कल का चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि कल जो चीज हम बताने वाले हैं, देखिए आर्टिकल 22 के बारे में भी बताएंगे, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डीके बसु गाइडलाइंस भी हम बताएंगे आपको। डीके बसु गाइडलाइंस क्या है तो इनके बारे में भी आपको कल ही बताया जाएगा, इसलिए क्लास मिस मत करिएगा, नहीं तो आप लोग छूट जाएंगे, लर्न नहीं कर पाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। एफआईआर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, और एक बार फिर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, तो लास्ट ही चल रहा है फेयर ट्रायल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग कल पढ़ेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ जज, जज का रोल क्या होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको राइट करना पड़ेगा। पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे जरूर, लेकिन राइट तो आप थोड़ा ही करेंगे ना। फेयर ट्रायल क्या होता है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है, ये भी आप लोगों को, आप तो क्लास 8 में आ गए हैं तो हैबिट आपकी आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। और एक मैसेज ये था आप लोगों के लिए, आवाज आ रही है सभी को कि नहीं? यस सर, आ रही है। यस सर। मैसेज, हाँ मैसेज ये था सभी के लिए कि आप लोग यूनिट फर्स्ट आपका हो गया है, अब अगस्त भी आपका रनिंग में है, और अगस्त के बाद में किसी भी दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, सूचना मिलेगी कि कब आपका एग्जाम होना है कब नहीं होना है। तो अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग तैयारी अब अच्छी करते जाइए, क्योंकि हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके ना हो, है ना, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन राइट कराने के लिए बोला जाए, या कोई भी किसी भी तरह का भी तरीका आपसे किया सकता है। तो हालांकि मैं एग्जाम बेस पर आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपसे इसलिए तैयारी कर रहा हूं कि अगर आपसे मैं डायरेक्टली पूछ लूं कोई क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली मुझे आंसर दे दें। इस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो क्लास मिस मत करिएगा। अब जो चैप्टर चल रहे हैं बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक दो दिन में फिनिश हो जाएंगे। लॉन्ग चैप्टर्स का जो टाइमिंग था वो फिनिश हो गया है, और जल्दी हम लोग सिविक्स के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के एक दो चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, सर सोर्ड इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? और जल्द ही मैं आप लोगों को आज या कल मैं कुछ क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा, तो आप लोग जो भी कॉपी बनाए होंगे आप लोग उनको राइट करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे हैं आप? पूछे जाएंगे। सोर्ड इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? एक गलत तरीके से ना, जबरदस्ती